Today we will see winding up of companies. Winding up of companies का सेक्शन है सेक्शन 270 to section 365 of Companies Act 2013. These are divided into 4 parts: part 1, part 2, part 3 and part 4. Part 1 deals with winding up by tribunal. Part 2, voluntary winding up, which is now deleted from Companies Act and now regulated by IBC 2016, Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Part 3, whatever the mode, either through compulsory or through tribunal or voluntary winding up, both the modes have to follow these sections applicable to every mode of winding up. And last one is section 359 to section 365, which deals with official liquidator, their qualification, their powers and all. So winding up का section है section 270 to section 365. Part 1 270 to 303 by tribunal, 304 to 323 voluntary, which is now deleted, 324 to 358 applicable to every mode of winding up, and last one is official liquidators. Now we'll see meaning of the winding up. Winding up क्या है? It is a process. प्रोसेस में क्या होता है? लाइफ ऑफ अ कंपनी ब्रॉट टू एन एंड. कंपनी का लाइफ ख़त्म किया जाएगा. ख़त्म करते वक्त कंपनी का जो भी प्रॉपर्टीज़ है एडमिनिस्टर्ड मैनेज करते हैं. क्यों मैनेज करते हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द creditors. Now we'll see again the definite meaning of this winding up. Winding up is what? As a process in which or by which life of a company brought to an end, its property administered for the benefit of members and creditors. Again, meaning winding up is a process in which life of a company brought to an end, its properties administered for the benefit of members and for the benefit of creditors. Now we'll see official definition of this winding up under Companies Act. Section 2, clause 94A, meaning of winding up. Winding up means nothing. Winding up under this act means under Companies Act or liquidation under Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Simple the definition है. Winding up means winding up under this act or liquidation under IBC. Winding up means winding up under this act or liquidation under IBC. Winding up means winding up under this act or liquidation under IBC. Hope ये learn हो गया है. Now we'll see sections one by one sections. Now we'll see section 271 winding up बाय ट्रिब्यूनल. कौन से ग्राउंड्स पे ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकता है? तो फर्स्ट है एसआर. एसआर तो आपको सबको पता है. एसआर जीएमएफ पास होगा जनरल मीटिंग में विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स. सो एसआर में इफ शेयर होल्डर्स एग्री दैट कंपनी शुड वाइंड अप विद द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, सो ये एसआर में अगर कंपनी ने शेयर होल्डर्स ने एग्री किया कि वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल के थ्रू पास होगा तो फर्स्ट ग्राउंड इज एसआर. सेकेंड ग्राउंड इज व्हाट? कंपनी ने इफ कंपनी एक्ट्स अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी. मीन्स कंपनी ने कुछ ऐसा काम किया जिससे इंडिया के इंटीग्रिटी में, सोवरेनिटी में, फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ फॉरेन स्टेट में, पब्लिक ऑर्डर में कुछ भी फ़र्क पड़ता है, कुछ भी असर पड़ता है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑन स्यू मोटो, खुद के मोशन पे कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देगा. एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन बाय आरओसी, एनी पर्सन अथॉराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे दो लोग, एक आरओसी एंड एनी पर्सन अथॉराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी ये लोग वाइंडिंग अप का ऑर्डर कब पास करेंगे, क्यों पास करेंगे, उसका रीजंस है. इफ़ दे फाउंड, आरओसी अथॉराइज पर्सन को ऐसा लगता है कि कंपनी ने जो भी अफेयर्स कंडक्ट कर रहा है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में कंडक्ट कर रहा है, या कंपनी ने कंपनी जब फॉर्म हुआ था वो फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल पर्पस था वो भी पता चला, या जो भी कंपनी की फॉर्म करते वक्त जो भी प्रमोटर्स थे दे वर गिल्टी ऑफ फ्रॉड. तो तीन चीज़ें हैं. फर्स्ट, एक्शन अफेयर्स आर कंडक्ट इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, या कंपनी फॉर्म हुआ था वही अनलॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म हुआ था, एंड जो भी कंपनीज फॉर्म करते वक्त जो भी प्रमोटर्स थे, जो भी पर्सन्स कंसर्न थे, दे आर फाउंड ऑफ गिल्टी. इस सब ग्राउंड्स पे आरओसी अथॉराइज्ड पर्सन में फाइल पिटिशन टू ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप. सेकेंड वन इज व्हाट? डिफॉल्ट. कंपनी ने 5 साल तक कंसेक्यूटिव 5 years 5 साल तक कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के साथ फाइल नहीं किया तो ट्रिब्यूनल में ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप. लास्ट वन इज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड. इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट,
ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट, जो ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म किया था अभी फ्रॉडुलेंट हो गया, अभी नहीं चल सकता है। सबस्ट्रैटम इज गवर्नमेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी फॉर्म किया था वो अभी फेल, मतलब वी कांट फुलफिल दैट ऑब्जेक्ट नाउ, या इम्पॉसिबल टू कैरी बिजनेस, या एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज़्यादा है, लाइबिलिटीज एसेट्स से लाइबिलिटीज फुलफिल, या वी कांट मेट आर लाइबिलिटीज थ्रू एसेट्स, या सब्जेक्ट मैटर ही चला गया। और मेन ऑब्जेक्ट, या तो हम लोग देखा तो ऑब्जेक्ट फेल हो गया, या फिर मेन ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी फॉर्म हुआ था वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। डेडलॉक इन मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी में टू डायरेक्टर्स दे आर फाउंड गिल्टी, तो देयर इज डेडलॉक इन मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट और मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। कंपनी का जो भी फंड्स है वो मिसमैनेज किया होगा या मिस एप्लीकेशन। तो हम लोग वापस एक बार देख सकते हैं सेक्शन 271 वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल। फर्स्ट एसआर, उसके बाद में कंपनी ने एक्ट किया होगा अगेंस्ट इंटीग्रिटी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया या फ्रेंड रिलेशनशिप फॉरेन कंट्री के साथ ख़त्म, विच अफेक्ट्स रिलेशनशिप विथ फॉरेन स्टेट। उसके बाद में हम लोग देखा था एप्लीकेशन आरओसी या अथराइज्ड पर्सन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मे फाइल ऑन दिस ग्राउंड्स, उसका जो भी अफेयर्स है दे आर कंडक्ट इन फ्रॉडुलेंट मैनर, कंपनी फॉर्म फॉर अनलॉफुल पर्पस, या पर्सन कंसर्न विद फॉर्मेशन आर फाउंड गिल्टी, या कंपनी ने आरओसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया फॉर 5 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स तक। जस्ट एंड इक्विटेबल में ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट हो गया या फिर ऑब्जेक्ट चला गया, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी, एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज़्यादा है, सब्जेक्ट मैटर चला गया, या मेन ऑब्जेक्ट फुलफिल हो गया, देयर इज डेडलॉक इन मैनेजमेंट, या मिस एप्लीकेशन मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। नाउ विल सी सेक्शन 272। सेक्शन 272 who may file petition for winding up पिटिशन कौन कौन फाइल कर सकते हो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कंपनी, जो हम लोग ने देखा था एसआर इन जीएम पास होने के बाद डायरेक्टर्स में फाइल पिटिशन टू ट्राइब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप विच इज़ इन फॉर्म WIN विन 2, या सेकेंड ग्रुप है एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी या एनी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, वो इसका कॉन्ट्रीब्यूटरीज का डेफिनेशन हम लोग आगे देखते हैं। इसमें एक लोग है, वन पर्सन इज व्हाट, वन ग्रुप शेयर होल्डर्स में फाइल पिटिशन टू ट्राइब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप, लेकिन कंडीशंस क्या रखा, शेयर होल्डर्स कब फाइल कर सकते, जब दे वर ओरिजिनली अलॉटेड, शेयर्स उनको ओरिजिनली अलॉट किया गया, या उनके पास दे हेल्ड एंड रजिस्टर्ड, उनके पास शेयर्स है एंड दे आर रजिस्टर्ड, 6 मंथ्स तक उन्होंने शेयर्स होल्ड किया होगा। वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के 18 मंथ्स के पहले 6 मंथ्स शेयर्स उन लोग के पास है, तो उन लोग पिटिशन फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल में। या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डिसीज पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑल्दो उसका नाम रजिस्टर में मेंशन नहीं किया गया तो भी वो पिटिशन फाइल कर सकता है। या किस ओरिजिनल शेयर होल्डर का डेथ हो गया तो जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हुआ वो भी पिटिशन फाइल कर सकता है। तो हम लोग वापस देखते कंडीशन, शेयर्स ओरिजिनल अलॉटेड या हेल्ड रजिस्टर्ड फॉर 6 मंथ्स, 18 मंथ्स कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप के 18 मंथ्स भी प्रायर टू 18 मंथ्स में 6 मंथ्स तक उसने शेयर्स होल्ड किया होगा। या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन, उसका नाम रजिस्टर में है या नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड अगर ओरिजिनल शेयर होल्डर्स का डेथ हो गया है तो जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हुआ वो फाइल कर सकता है, या दोनों मिलके, कंपनी या कंट्रीब्यूटर दोनों मिलके भी कंबाइंड पिटिशन दे सकते हैं। फोर्थ वन इज़ व्हाट, आरओसी का ग्राउंड्स हम लोग ने देखा था, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया होगा, फ्रॉडुलेंट मैनर में कंपनी फॉर्म किया होगा, जो भी पर्सन्स थे वाइल फॉर्मिंग, पर्सन कंसर्न इन फॉर्मेशन वर फाउंड गिल्टी एंड सो हम लोग ने देखा था सेक्शन 271 में। ये सब ऑब्जेक्टिव्स है आरओसी के पास टू फाइल पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप टू द ट्राइब्यूनल। लेकिन आरओसी को पिटिशन फाइल करने से पहले आरओसी मस्ट ऑब्टेन सैंक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन फाइल करने से पहले आरओसी को सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी देगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद आरओसी में फाइल पिटिशन टू ट्राइब्यूनल। लास्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट
मीन्स द पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। रीजंस हम लोग ने देखा था सेक्शन 271 में कौन से ग्राउंड्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में फाइल पिटिशन टू द ट्राइब्यूनल। सो हम लोग और एक बार देखते हैं। फर्स्ट वन इज कंपनी, SRNGM, डायरेक्टर्स में फाइल। सेकेंड वन कॉन्ट्रीब्यूटरी, शेयर होल्डर्स का कंडीशन देखा था हम लोगों ने, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अलॉटेड, शेयर ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कंबाइंड पिटिशन भी दे सकते हैं, ROC, CG, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, कंबाइंड पिटिशन, ROC, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन फाइल करेगा? ऑथराइज्ड पर्सन। नाउ इफ कंपनी इज फाइलिंग पिटिशन, कंपनी कौन से फॉर्म में पिटिशन फाइल करेगा? कंपनी फाइल करेगा विन 2 में एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स फाइल करेंगे विन 1 में। अगर कंपनी पिटिशन फाइल करे तो कंपनी को 3 चीज़ें साथ में फाइल करना पड़ेगा ट्राइब्यूनल को। फर्स्ट वन, पिटिशन तो देगा ही, पिटिशन के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग के 30 डेज के पहले तक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूरा डिटेल उसको फाइल करना पड़ेगा विन 4 एंड प्लस एफिडेविट, जो भी उसने किया था वो एविडेंस जो भी है वो प्रॉपर है, करेक्ट है, उसका एफिडेविट उसको फाइल करना पड़ेगा विन 5 में। एंड दिस पेटिशन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड एफिडेविट फाइल टू बोथ ROC एंड ट्राइब्यूनल, दोनों को साइमल्टेनियस फाइल करना पड़ेगा। ROC को पिटिशन ये सब मिलने के बाद विद इन 60 डेज ROC मस्ट फाइल हिज व्यूज टू ट्राइब्यूनल विद इन 60 डेज। ROC को ये सब मिलने के बाद 60 डेज के अंदर ट्राइब्यूनल को उसका व्यूज मेंशन करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं हु कैन नॉट फाइल वाइंडिंग अप पिटिशन, कौन पिटिशन फाइल नहीं कर सकता है। वो हम लोग अभी तक देखा था हम लोग ने कौन पिटिशन फाइल कर सकता है। अभी हम लोग देखेंगे कौन पिटिशन फाइल नहीं कर सकता है। वर्कर्स, एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियन, 3 लोग वाइंडिंग अप का पिटिशन फाइल नहीं कर सकते, भले ही उनको कंपनी से पैसे मिलने का रहेगा तो भी दे कांट फाइल वाइंडिंग अप पिटिशन टू द ट्राइब्यूनल। लेकिन दे में अपीयर एंड बी हर्ड इन सपोर्ट और इन अपोजिशन ऑफ वाइंडिंग अप बट कांट डू पिटिशन। उन लोग अगर वाइंडिंग अप का पिटिशन कोई किसी ग्रुप ने फाइल किया होगा तो दे में अपीयर इन फ्रंट ऑफ ट्राइब्यूनल, उनके सपोर्ट में, वाइंडिंग अप के सपोर्ट में या वाइंडिंग अप का अपोजिशन में उन लोग अपना व्यू तो रख सकते हैं, लेकिन दे कांट डू पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप। नाउ विल से हम इसमें कौन से ग्रुप थे? वर्कर्स, एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियन कांट फाइल पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, लेकिन दे में अपीयर्ड इन द ट्राइब्यूनल आइदर इन सपोर्ट और इन अपोजिशन ऑफ वाइंडिंग अप बट कांट डू पिटिशन। नाउ विल से सेक्शन 273 पावर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल का क्या क्या पावर्स है वो हम लोग देखते हैं। सेक्शन 272 में हम लोग ने जो भी ग्रुप्स है उन लोगों ने एक पिटिशन फाइल किया होता है ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि विद इन 90 डेज ऑफ रिसीट ऑफ पिटिशन उसको डिस्पोज करें। 90 डेज के अंदर ट्राइब्यूनल ये सब में से कोई भी एक डिसीजन लेके वो ऑर्डर को, वो पिटिशन को डिसमिस करेगा। कौन से ऑर्डर से हम लोग देखते हैं? आइदर डिसमिस विथ और विदाउट कॉस्ट, पिटिशन को डिसमिस कर दें, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, मेक एनी इंटरिम ऑर्डर, या आइदर अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर टिल मेकिंग अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। अगर फ्यूचर में वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करने के चांसेस है तो टिल दैट टाइम इट में अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर, दैट इज इन विन 7, फॉर्म नंबर विन 7। मेक एन ऑर्डर, डायरेक्टली वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दे या उसको जो ठीक लगता है वो, एनी अदर ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट। तो फर्स्ट, आइदर डिसमिस विथ और विदाउट कॉस्ट, मेक एन इंटरिम ऑर्डर, अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर till making of winding up order, make an order for winding up or any order as it think fit। डिसमिस कर देगा, या तो इंटरिम ऑर्डर पास करेगा या तो फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा वाइंडिंग अप तक, या फिर डायरेक्टली वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दे या उसको जो ठीक लगता है वो। नाउ विल सी सेक्शन 274। सी सेक्शन 274 डायरेक्शंस फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फर्स्ट हम लोग ने ग्रुप्स देखा था ना पहले, वो कंपनी में फाइल या कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ROC, ऑथराइज्ड पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो हम लोग ने ग्रुप्स देखा था। इफ़ पिटिशन इज फाइल बाय
एनी ग्रुप अदर देन अ कंपनी, कंपनी के अलावा कोई भी ग्रुप्स ने पिटिशन फाइल किया हो, तो अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है वो पिटिशन से, उसको लगता है, ट्रिब्यूनल को लगता है कि वाइंडिंग अप होना चाहिए, तो ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास करेगा कंपनी को टू प्रेजेंट ऑब्जेक्शंस प्लस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पिटिशन अभी किसने फाइल किया? अदर देन कंपनी, एनी ग्रुप अदर देन कंपनी। ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हुआ कि हाँ वाइंडिंग अप का चांसेस है, तो ट्रिब्यूनल कंपनी को एक ऑर्डर पास करेगा कि इसके अगेंस्ट उसका अपने ऑब्जेक्शंस को प्रेजेंट करे एंड साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी प्रेजेंट करे। सो ट्रिब्यूनल में pass an order to company to present objection against winding up plus statement of affairs that should be within 30 days। ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर पास करेगा कंपनी को 30 डेज के अंदर अंदर उसको ऑब्जेक्शन प्लस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करना चाहिए ट्रिब्यूनल को। इधर उसको लगता, अगर इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें 30 डेज के अंदर अंदर ऑब्जेक्शंस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करने के चांसेस नहीं है, तो ट्रिब्यूनल में गिव एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज, मीन्स टोटल 60, एक्चुअली 30 डेज। बट इफ ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड कि ऐसे कुछ सिचुएशंस आ गए कि कंपनी कांट प्रेजेंट ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इट मे एक्सटेंड 30 डेज मोर। और हम लोग आगे देखते हैं ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट पिटिशनर, जो भी पिटिशनर है अदर देन कंपनी, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि पिटिशन एक्सेप्ट करने से पहले पिटिशनर को कुछ डिपॉजिट रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा, इट मे ऑर्डर द पिटिशनर टू डिपॉजिट सच सम अमाउंट। और ट्रिब्यूनल के ऊपर डिपेंड, मे और मे नॉट, उसको लगता है कि कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए तभी वो एक्सेप्ट करेगा, तो डिपेंड्स। अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट रखना पड़ेगा, तो पिटिशनर मस्ट डिपॉजिट सच अमाउंट वॉट एवर ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स। अभी अगर ट्रिब्यूनल ने डायरेक्टली वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया, वो सेक्शन 271 में हम लोग देखा, 273 में हम लोग ने देखा था, ट्रिब्यूनल या तो फिर डिसमिस करेगा, या तो फिर इंटरिम ऑर्डर पास करेगा, या तो फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा, या तो फिर डायरेक्टली वाइंडिंग अप करेगा, ये हम लोग ने देखा था सेक्शन 273 में। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर डायरेक्टली उसने पास कर दिया आफ्टर पिटिशन देने के बाद, तो कंपनी क्या करेगा, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर कंपनी उसके खुद के कॉस्ट पे बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीटेड एंड ऑडिटेड वो सबमिट करेगा लिक्विडेटर को इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल। इफ कंपनी आफ्टर पिटिशन डायरेक्टली पास वाइंडिंग अप ऑर्डर, देन कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर शैल सबमिट एट इट्स कॉस्ट, उसके खुद के कॉस्ट पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी कंप्लीटेड एंड ऑडिटेड टू लिक्विडेटर इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल। सो हम लोग ने सेक्शन 274 में देखा था कि अदर देन कंपनी के अलावा कोई भी ग्रुप ने ट्रिब्यूनल को पिटिशन फाइल किया, ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि वाइंडिंग अप होना चाहिए, तो ट्रिब्यूनल कंपनी को एक ऑर्डर पास करेगा अपने ऑब्जेक्शन को प्रेजेंट करने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट करने के लिए, दैट शुड बी विद इन 30 डेज। ऑर्डर पास करने के 30 डेज के अंदर अंदर, अगर इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट में एक्सटेंड दो 30 डेज टू फर्दर 30 डेज, तो टोटल कितने डेज हो जाएंगे, 60 डेज। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है पिटिशन एक्सेप्ट करने से पहले कुछ अमाउंट पिटिशनर को डिपॉजिट करना चाहिए, तो इट में इश्यू सच डायरेक्शंस, वो ऐसे डायरेक्शंस इशू करेगा कि पिटिशनर को कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट ट्रिब्यूनल ने बोला है उसको पिटिशनर को वो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा विद द ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी ने डायरेक्टली वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया सेक्शन 273(1) में, तो कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ दैट ऑर्डर मस्ट सबमिट एट इट्स ओन कॉस्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी कंप्लीटेड एंड ऑडिटेड टू द लिक्विडेटर इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल।